ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બકુલભાઈ, ખૂબ સરસ માહિતી આપી। અને અમારા કેન્દ્રનો टैगलाइन है, हमारे नेचुरोपैथी सेंटर जो हमारा है उसका टैगलाइन ये है कि आप खुद ही अपना डॉक्टर बनिए। हम यहाँ जो पेशेंट आते हैं उसको भी बोलते हैं, पेशेंट ही बोलते हैं, उसको साधक बोलते हैं पहला, और साधक को भी वही बोलते हैं कि आपको दूसरी बार नहीं आना है, यहाँ जो चीज हम करते हैं वो आप यहाँ सीख के जाओ। गो ओबेसिटी और रिवर्सल ऑफ डायबिटीज, उसका भावनगर के प्रतिष्ठित डॉक्टरों ने जो अपने व्यवसाय भी है और व्यवसाय के अगेंस्ट में जाके, और हमारे ट्रस्ट के वो सब मेंबर और प्रमुख और सेक्रेटरी भी हैं, और वो सब ने यहाँ एक अच्छा सेमिनार किया था, और उसमें तीन डॉक्टर ने वजन भी करीब 25 से 30 केजी कम किया है। तो ऐसे ऐसे प्रयोग यहाँ सेंटर में होते हैं। मर्चेंट नेवी शिप में 40 साल तक कैप्टन के पद पर देश की सेवा की है। अब योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में कई सालों से प्रवृत्त रहे हैं। आपने दिल्ली के योग सर्टिफिकेशन बोर्ड आयुष से लेवल 1 to 3 सर्टिफिकेट प्राप्त किया, और आप योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर कम टीचर एवं एजुकेटर के रूप में 18 साल से समाज सेवा कर रहे हैं। योग संबंधी अनेक कार्यशालाओं में विविध विषयों, प्रबुद्ध, मोबाइल वरदान या अभिशाप, ये दिल मांगे मोर, मेरुदंड की लवचिकता, हेल्दी पोस्चर, हिरनी जैसे आंखें, योग प्रोटोकॉल, प्राणायाम, षटक्रियाएं, मधुमेह एवं योग पर उत्तम तालीम प्रदान की है। अब मध्य प्रदेश प्राकृतिक चिकित्सा परिषद भोपाल द्वारा आयोजित सर्टिफिकेट कोर्स एवं नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस CNYS के ऑनलाइन अभ्यासक्रम में कई सालों से अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 1994 से मध्य प्रदेश प्राकृतिक चिकित्सा परिषद का एक रजिस्ट्रार सोसाइटी के रूप में कार्य शुरू हुआ है, जो पिछले 48 वर्षों से प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग के प्रचार प्रसार कार्य में कार्यरत है। और इसके अंतर्गत संस्थान द्वारा वर्ष 2003 से नेचुरल हेल्थ एकेडमी स्थापित करके प्राकृतिक स्वास्थ्य कला सीखने के लिए प्रतिवर्ष सर्टिफिकेट कोर्स इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस CNYS ऑनलाइन अभ्यासक्रम चलता है, जिसमें आप अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। आपका जीवन निरामय हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हैं। नेचुरोपैथी अभ्यासक्रम क्यों? तो नेचुरोपैथी अभ्यासक्रम इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अत्यंत सरल है, ये भी सब लोग मानते हैं ना, और इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडीज की भी जरूरत नहीं है ना, बहुत ज़्यादा अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं है ना। हमने केवल 10th पास की क्वालिफिकेशन इसकी है ना। जैसे एक MBBS डॉक्टर सीखता है तो उसको 5.5 साल सीखना पड़ता है ना। एक 10वीं पास भी ये कोर्स कर सकता है, उतनी ही अच्छी तरह से इसकी ट्रीटमेंट दे सकता है जितनी एक क्वालिफाइड डॉक्टर देगा, है ना। उसके साथ और क्या है, ये एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें हम कोई दवाई देते ही नहीं है, दवाई देते ही नहीं है ना। हमारी पंचभौतिक चिकित्सा है, जिन पंचभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है या ब्रह्मांड बना हुआ है, वही हमारे शरीर में भी मौजूद है ना। तो पंच तत्व है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे है ना, या उल्टा भी बोल दो चलेगा, है ना। जो भी है एक ही चीज है ना, जिन चीजों से वो बना, हम उन्हीं का माध्यम बनाकर, जैसे लोहे की आरी से जो लोहे का जो सौ होता है उससे लोहा काटा जाता है ना, वैसे ही पंच तत्वों की चिकित्सा देकर ही हम इसको करते हैं। तो ये उत्तर तो ये हो गया कि अभ्यासक्रम क्यों है ना, ये इतना सस्ता है, सरल है और समझने में इतना आसान है कि कोई भी समझ सकता है इसको, है ना। उसके प्रिंसिपल्स हैं, थोड़ी सी हम इसलिए अभ्यासक्रम में रखते हैं कि एटलीस्ट उसका प्रिंसिपल समझ जाए ना, और क्योंकि समझना आसान है तो सबको आसानी से समझ में भी आ जाता है ना। तो ये था अपना अभ्यासक्रम क्यों करना चाहिए हमको, है ना। अभी हम जानेंगे कि क्या नेचुरोपैथी रिक्वायर्ड है, ये ना रिक्वायर्ड है। तो आपका क्या मत है ना, इसका रिक्वायर्ड है या नहीं है? है। यदि मैं बोलूं कि नहीं है तो आपके लिए स्वास्थ्य जरूरी है ना, ट्रीटमेंट जरूरी है क्या?
ट्रीटमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, ठीक है ना। यदि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें किसी भी दृष्टि से, मतलब स्वस्थ रख सकें, सर ने तो 4 फॉर्मूले भी दे दिए आपको है ना, स्वस्थ रहने के 4 फॉर्मूले भी दे दिए ना, तो आप अपने आप जान जाएंगे कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं है ना। तो स्वस्थ हैं तो किसी चिकित्सा की आवश्यकता ही नहीं है, स्वस्थ नहीं है तभी इस चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। तो आप ये जान लें कि चिकित्सा जो भी हम कर रहे हैं तो उसका अर्थ है कि हम अपने आप को पहले बीमार बना रहे हैं ना। क्या हम बीमार पैदा हुए थे? साइंस की दृष्टि से बात करें तो 99% जो बच्चे पैदा होते हैं, चाहे प्राणियों के हों जो तो बिल्कुल दवाई नहीं लेते, जो बिल्कुल डॉक्टर का सहारा नहीं लेते, अपनी डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है उसमें भी है ना, या हम ह्यूमंस की बात करें कि हम पूरा टाइम जो डे 1 से लेकर प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी करने तक और डिलीवरी करने के बाद भी है ना डॉक्टर का सहारा लेते रहते हैं ना। तो वही प्राणी जो है, जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं 99% जो है वो स्वस्थ ही पैदा होते हैं। फिर उनको बीमार करता कौन है? फिर चिकित्सा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है ना? जो स्वस्थ पैदा हुए थे, जो उनमें कोई बीमारी है ही नहीं, तो फिर हम चिकित्सा की बात क्यों करते हैं? चाहे एलोपैथी की बात करें, होम्योपैथी की बात करें या किसी अन्यपैथी की बात करें ना, आयुर्वेद की बात करें या नेचुरोपैथी की बात करें ना, उसकी बात कब आएगी? जब हम बीमार पड़ेंगे ना। तो कौन बीमार कर रहा है? बताइए। हम खुद ही अपने आप को बीमार कर रहे हैं। जीवन शैली, आजकल जितने भी डिजीजेस हैं, पहले तो कम्युनिकेबल डिजीजेस ज्यादा होते, संक्रमण से फैलने वाले डिजीजेस ज्यादा होते थे ना पहले। आजकल संक्रमण से फैलने वाले डिजीजेस लगभग नगण्य हो गए ना। अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब जो असंक्रमित, जो संक्रमण नहीं करते हैं, वो डिजीज जिसको हम लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं। ऑफ कोर्स बच्चे बीमार पड़ेंगे और बीमार पड़ना कोई बुरी चीज नहीं है ना, क्योंकि हिप्पोक्रेटिस ने क्या कहा था? गिव मी फीवर एंड आई विल गिव यू हेल्थ। आप जानते हैं क्यों? कि फीवर कौन सा रोग है? एक्यूट डिजीज है, मित्र रोग है, एक्यूट डिजीज है, तीव्र रोग है, तो हमारे मित्र होते हैं ना। इसीलिए उसने, हिप्पोक्रेटिस ने भी यही कहा था, गिव मी फीवर आई विल गिव यू हेल्थ। तो वैसी बीमारी आएंगी, लेकिन आजकल ऐसी बीमारी आ जाए, स्थूलता कौन से टाइप की बीमारी है? ऑफकोर्स लाइफस्टाइल डिजीज में है। उसमें मधुमेह कौन सी डिजीज है? जीन रोग है। दमा कौन सी है? जीन रोग है। ब्लड प्रेशर कौन सी है? जीन रोग है। तो आजकल जो जीन रोग है उसकी संख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारी फॉल्टी लाइफस्टाइल है। इसलिए हम लाइफस्टाइल डिजीज कर देते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होगी ना। लाइफस्टाइल डिजीज से जीत रहे हैं हम लोग। जैसे हमारा जो गॉगल पहन रहे हैं रेबन का या किसी और कंपनी का पहन रहे हैं, तो उसमें अब स्टाइल मारते हैं, तो वैसे अब लाइफस्टाइल डिजीज में भी स्टाइल हो रही है ना। लाइफस्टाइल डिजीज की स्टाइल हो रही है उसकी ना। तो आपको क्या करना है? सिंपल, पहली चीज आपको बीमार नहीं पड़ना है ना। बीमार नहीं पड़ना है मतलब आपको जो आप गलतियां कर रहे हैं उसमें तो सुधार करना है ना। तो प्रकृति के नियमों का पालन करना है ना। स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बीमार होना पाप है। सर ने बताया था ना आपको। तो हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं ना, बीमार होकर। हम समझते हैं अपने आप को समझदार है ना, मनुष्य प्राणी है, हम समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा समझदार हैं ना, लेकिन सबसे ज्यादा गलतियां तो हम करते हैं ना। हम देखते हैं प्राणी, हमारे आसपास जो प्राणी हैं वो कभी बीमार पड़ते हैं क्या? नहीं पड़ते। पड़ते हैं। हम क्या करते हैं? वो अपने आप ठीक भी हो जाते। सही कहा, खाना छोड़ देते हैं ना। जब बीमार है तो कुछ नहीं खाएंगे ना, एक जगह पड़े रहेंगे ना, आराम करेंगे। आराम भी करेंगे, पड़े भी रहेंगे। यदि कुछ
गंदी चीज खा ली होगी जो उसके लिए विषैली है, तो क्या करें, घास खाकर उसको उल्टी भी कर देते हैं ना। मतलब जो प्राणी जिनको हम सोचते हैं कि हम सबसे बुद्धिमान हैं और वो सब हमारे मतलब बुद्धिहीन है, जिस तरह कह सकते हैं हमें ना, और वे ये सब फॉलो कर सकते हैं, तो हम क्यों गलती कर रहे हैं ना। तो हम समझदार बने, हम अपनी स्वास्थ्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। हम अपने आप को बीमार करने के लिए हम अपने आप को स्वस्थ बनाने की कोशिश करें। जैसे अभी बकुल भाई ने बोला था कि 4 द्वार है ना, जिससे हमारे मन निष्कासन हो रहा है, तो केवल उनको ही तो आपको करना है ना। क्योंकि जैसे कहा था कि 3 हमारे जो आहार होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं ना। 3 टाइप के तो नहीं कहते, 2 टाइप के कहते हैं। एक स्थूल और एक सूक्ष्म आहार है ना। स्थूल आहार कौन सा है? आहार जो हमको भोजन से मिलता है, वो भी स्थूल आहार है। जो हमको जल या पानी के माध्यम से मिलता है, वो भी स्थूल आहार है। और जो हमको वायु के माध्यम से मिलता है, वो भी स्थूल आहार ही है। हालांकि वो दिखता नहीं है हमको ना, वो भी स्थूल आहार ही है ना। सूक्ष्म आहार कौन से हैं? हमारी जो पंचेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ना, उसके माध्यम से जो मिलता है वो हमारा सूक्ष्म आहार है। तो हम स्थूल आहार भी सुधार लें। मतलब आहार जो खा रहे हैं, हम लोग ये तो पढ़ रहे हैं अभ्यासक्रम में, क्या पढ़ रहे हैं कि कौन सा आहार हमारे के लिए उचित है ना। हम जान गए कि हमारा एल्कलाइन डाइट क्या होता है, एसिडिक डाइट क्या होता है। हम जानते हैं खाद्य पदार्थ जो है कच्चे रूप में जब सेवन किया जाए तो उसके क्या लाभ मिलेंगे हमको, जान चुके हैं कि नहीं। अपक्व आहार, पक्व आहार, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार, सूदिंग फूड, नरिशिंग फूड, पौष्टिक आहार, शोधक आहार जो है। कैटेगरी इसलिए बताई गई कि आप एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे ना, हमको किस समय कौन सा भोजन हमारे लिए उचित है वही हमको करना है। ऐसा नहीं है कि ना हम कुछ उल्लंघन न करें ना, एक आध बार कर लें तो कोई दिक्कत बात नहीं है। लेकिन एक दिन उल्लंघन किया है तो 2 दिन उपवास कर लें, उसका डबल पेनेंस जब तक होगा, उसका जब पश्चाताप करेंगे तभी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने गलती की है, उसका पश्चाताप कर रहे हैं आप, है ना। तो एक दिन आपने गलती की, कोई बात नहीं है, गलती हो गई, 2 दिन पश्चाताप करना है आपको, उपवास करके ना। तो हमको अपनी आदतें धीरे धीरे सुधारना है ना। अभी हम जानते हैं कि हमारा जो जीवन क्रम है, जीवन साइकिल है, जिसको डायरनल साइकिल कहते हैं ना, वो किससे चलती है? हमारे सूर्य देवता के आसपास चलती है ना। जैसे जैसे हम उठते हैं उसके बाद हमारी जठराग्नि कब तेज हो जाती है? जब सूर्य जेनिथ पे हो। जेनिथ पे हो मतलब सबसे ऊपर हो ना, तब हमारी जो है सबसे तीव्र हो जाती है ना। तो मुख्य भोजन लेने का समय कौन सा है? दोपहर का समय, जब जठराग्नि सबसे प्रदीप्त है। वहां पत्थर भी खाएंगे तो पच जाएंगे आपको ना, मतलब कुछ भी पच जाएगा आपको उस समय। उसमें आप जो भी ग्रहण करना चाहें सब कुछ पच जाएगा आपको ना। तो आपको उस दिन तो सुबह का खाना जो है वो आपको लाइट लेना है। तो सबसे अच्छा तो है फल आहार, जैसे बकुल भाई ने बोला कि ना फल आहार करते रहे। वो तो कितने बार स्ट्रेस किया उन्होंने ना, जब भी बोलते हैं लाइट फूड तो बोलते हैं फिर फल खाओ, है ना। तो आप फल आहार की ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप उसका ग्रहण करते रहे ना। तो आपको जो पहली चीज तो है कि आपको समझना है कि आपकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है। जब भूख हो तभी खाएं, है ना। सच्ची भूख क्या है? सुबह से शाम तक कुछ खाओ नहीं तो आपको मालूम पड़ जाएगा, है ना। तो सच्ची भूख क्या है वो भी आप जान चुके हैं ना। तो जब तक भूख न लगे तब तक कुछ खाना व्यर्थ है ना। जो भी आप खाएं इट्स गोइंग एज अ वेस्ट, यू नो, बिकॉज बॉडी इज नॉट डिमांडिंग। तो बॉडी डिमांड नहीं कर रही तो पाचक रस उस हिसाब से निकलेंगे नहीं, तो बचेगा नहीं, तो क्या होगा? तकलीफें पड़ेंगी ना, गैसेस होंगी, अपचन होगा, डायरिया होगा, या ज्यादा कब्ज हो जाएगी उसको ना।
कुछ भी होगा लेकिन वो आपका पचेगा नहीं है उसको ना, आपके शरीर को लगेगा नहीं। जो लगेगा नहीं तो फिर केवल हैबिट की दृष्टि से आपको खाना है, ये कितना उचित है ना, बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसको केवल समय हो गया, खाना पक गया है, अभी खा लो, गरम गरम है ना, लंच टाइम हो गया। आपने देखा होगा कि जब लंच टाइम हो गया है लेकिन आपको कोई इम्पोर्टेंट वर्क है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, डेडलाइंस होती है उनकी ना, तो डेडलाइंस जब तक वो मीट नहीं कर पाते उनको खाना पीना भी नहीं सूझता है ना। और लंच टाइम कब आया कब निकल गया पता ही नहीं है। और जब कुछ काम नहीं करने को, अरे अभी तो लंच टाइम होने वाला है ना, बाकी काम लंच टाइम के बाद करेंगे ना, क्योंकि खाने की चाह है ना उसको उनको ना। तो हमको प्रकृति के नियमों का पालन करना है। और कैसे पालन, हमको तो अलार्म क्लॉक लगा के दी है भगवान ने ना। आजकल तो इतनी आवाजें आसपास हो गई, हमारे घर में इतनी आवाजें होती है कि ना हमको सुनाई नहीं देती है ना। मुर्गे की बांग सुनी है, गांव में अभी भी आती है, लेकिन शहरों में हम भूल गए क्योंकि हमारे घर में ही इतने ना नॉइज है। फ्रिज नॉइज करता है, पंखा नॉइज करता है, एसी नॉइज करती है, मिक्सी नॉइज करती है, वॉशिंग मशीन नॉइज करती है, क्या क्या नहीं नॉइज करता है ना, सभी कुछ तो नॉइज करता है ना। उसके ऊपर हमारा मनोरंजन के लिए हम टीवी ऑन कर देते हैं, वो भी लाउड नॉइज है, क्योंकि वो पंखे की जो आवाज आ रही है उससे भी ज्यादा नॉइज से हम उसको करें। या गाड़ियां आपके घर के आसपास से जा रही तो उसमें आपको जो एक एक डायलॉग बराबर सुनाई दे तो आप वॉल्यूम भी और बढ़ा देते हैं उसको ना, हो रहा है ना इसका। तो हमको मुर्गी की बांग सुनाई दे रही, तो नेचुरल अलार्म जो लगा के रखा है भगवान ने कि हमको उठना है कब, ब्रह्म मुहूर्त में ना। क्यों उचित है उस समय उठना, क्योंकि उस समय यदि हम आयुर्वेदिक घड़ी की बात करें ना, आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष होते हैं ना, जो तो दिन में 2 बार एक दोष प्रबल होता है ना। तो सुबह से 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है टाइम होता है वात दोष का, प्रबल होने का टाइम होता है ना। वात दोष मतलब आपके जो पंच प्राण होते हैं ना, पंच प्राण जानते हैं सब लोग, तो उसमें से कौन सा प्राण जो है निष्कासन करता है, अपान प्राण। तो वो सबसे ज्यादा एक्टिव होगा उस समय ना। तो जितना भी निष्कासन है अपने चारों द्वार है सबसे ज्यादा एक्टिव उसी समय रहेंगे ना, बिटवीन 2 और 6। उसके बाद समय हो जाता है कफ का है ना, कफ दोष का समय हो जाता है सुबह 6 बजे से 10 बजे तक है ना। और उसके बाद पित्त का समय 10 बजे से 2 बजे तक होता है, तो उसमें जठराग्नि प्रवृत्त हो जाती है उसकी वजह से ना। तो वो जो मध्याह्न का समय जो हम बोलते हैं, जब सूर्य जेनिथ में होता है ना, अपने सिर के ऊपर होता है उसमें, तो उसमें पित्त का समय ज्यादा होता है उसमें ना। तो पित्त रस जो है खाने को पचाने के लिए लालायित हो रहे हैं, जैसे जो निर्मित होती है जठराग्नि जिसको बोलते हैं, जिससे जैसे हमको पेट में कौवे दौड़ने लगते हैं ना, या चूहे दौड़ने लगते हैं, जिसको भी हम कहें उसको है ना, तो वो होता है। तो वात दोष का हमको फायदा उठाना है, इसलिए सुबह उठना जरूरी है। कफ दोष होगा तो क्या, कफ की प्रवृत्ति क्या है, चिपका के रखना, पकड़ के रखना है। शेष पर कितनी चिपचिपी होती है हम जानते हैं सब है ना। तो यदि हम यदि सूर्यवंशी हो जाए, मतलब सूर्यवंशी मतलब अपोजिट दृष्टि से हम बात कर रहे हैं ना, मतलब जो सूर्य के दर्शन न करने वाले हैं ना, सूर्योदय के दर्शन न करने वाले, उनको मैं बोल रहा हूँ ना। यदि वो हम वैसे सूर्यवंशी हो जाए ना, तो क्या होगा, कफ जो है हमारे मन को रोक के रखेगा ना। उसका जो स्वभाव होता है जड़त्व का होता है उसका है ना, पकड़ के रखने का होता है, चिपका के रखने का होता है, तो वो मन को आगे बढ़ने नहीं देगा ना। तो हम जो नेचुरल साइकिल है, डायनल साइकिल, उसमें हम एडवांटेज ले सकते हैं इसका है ना। और शाम का भोजन जो है एकदम लाइट लेना है हमको। क्यों? क्योंकि जठराग्नि जो है सूर्योदय जैसे अस्त हो रहा है, इस जठराग्नि हमारे जो डेफिनेटली वो सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेते हैं ना, तो बहुत अच्छी आदत है उनकी ना। तो हमको, हम सबको भी ऐसे ही फॉलो करना चाहिए। जब हमारी जठराग्नि क्षीण हो रही है तो हम खाने को टालें या एकदम हल्का आहार लें रात के समय। और हमको कुछ आदतें पालनी है जिसकी वजह से हम
स्वस्थ रह पाएंगे ना। ओके, तो मैंने जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेंगे ना, हमारी जिह्वांद्रिय जो रसनेंद्रिय कहा जाता है जिसको, जिह्वा जो होती है सबसे हमारे को बेवकूफ वही बनाती है ना, बार बार में लाल निकाल टपकाने लगती है ना, टपकाने लगती है कि नहीं, और जो भी सुगंध आ जाए तब भी हम उसके हो जाते हैं, कहीं तलने की खुशबू आ जाए तो हमारी लाल निकलने लग जाती है, कुछ देख ले हम अच्छी चीज हो रही है तो हमारे मुंह से लाल आने लग जाती है ना। तो हमको अपनी इंद्रियों को वश में करना है ना, जब इंद्रियां हमारे वश में होगी तभी हम जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में कर पाएंगे ना। तो उससे न स्थूल आहार पे हमको कंट्रोल कर पाएंगे, बट सूक्ष्म आहार पर भी जो हमको ग्रहण करना है अच्छा ही देखें। गांधी जी के 3 बंदर थे ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। तो इसी तरह जो है हमारी जो चीज है अच्छे सकारात्मक विचार ही आएंगे हमारे मन में, तो हमारी ज्ञानेंद्रियां भी जो है सूक्ष्म आहार ऐसा लेंगी, ग्रहण करेंगे, अपने विषय को ऐसा चुनेंगे जो हमारे लिए सकारात्मक हो, हमारे मन में सकारात्मकता लाए ना, पॉजिटिव आउटलुक लाए हमारे शरीर के भीतर। अभी जो CNYS के कोर्स में जो आप पढ़ रहे हैं आपको सफिशिएंट है, अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए पर्याप्त है। इसमें आपको यदि यही एम है तो और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। CNYS एग्जाम में जून में है तो और ऑनलाइन हम वो अभी बताने वाले हैं, वो सब डिटेल्स आएंगे। आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा जिसमें ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा कि वो मॉक टेस्ट जो है वो क्लियर करें, ताकि उनको मालूम पड़ जाएगा कि पैटर्न क्या है, ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न क्या है ना, वो मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे आपको। 7, 8, 9 जून को आपकी परीक्षा होगी। 1.5 घंटे का पेपर रहेगा ऑनलाइन का, 3 घंटे का पेपर रहेगा ऑफलाइन का। जैसे मॉक टेस्ट आएगा ना उसी पैटर्न में आएगा, इसलिए मॉक टेस्ट पहले देंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। गूगल फॉर्म में रहेगा, गूगल फॉर्म में रहेगा। तो DNYS कार्यक्रम जो होता है वो 2 वर्षीय होता है, लेकिन यदि CNYS कोर्स किया होगा तो 1 साल का एडमिशन मिल जाता है। भोपाल में एक संस्था है विनी करके, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस है, वो रन कर रही है ये कोर्स, तो उस पर एडमिशन इसके बाद ही मिल जाता है। तो उसमें थोड़ा सा क्या है कि आपको इससे थोड़ा सा हायर लेवल मिलेगा ना नॉलेज। ऐसा नहीं कि ये जो CNYS में पढ़ रहे हैं वो नॉलेज आपके लिए पर्याप्त है, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके परिजनों की स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके जो मित्रों को स्वास्थ्य दिलाने की दृष्टि से भी पर्याप्त है ना। तो इसमें कोई आपने देखा कि तो इसमें आपको मतलब और कुछ नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि उत्कंठा बढ़ जाती है, अभी इतना सीखा है तो और कुछ सीखे इसमें और क्या जानने लायक है ना। तो आपको इससे थोड़ा सा हायर लेवल पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। 2 सेमेस्टर रहते हैं इसमें और ऑनलाइन परीक्षा रहती है, ऑनलाइन असाइनमेंट्स रहते हैं इसके, ऑनलाइन असाइनमेंट्स रहते हैं। DNYS का सिलेबस जो है उन्होंने मुझको दिया है, तो सेमेस्टर 1 में डाइट थेरेपी है, वो एक डॉक्टर ज्योति चंदानी जी लेती हैं, और मैनिपुलेटिव थेरेपी भी वो ज्योति चंदानी जी लेती हैं डॉक्टर, और प्रिंसिपल्स ऑफ योग जो मैंने योग थेरेपी बोला वो मैं लेता हूँ, और हाइजीन पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट ये कंजानी सर लेते हैं। और सेकेंड सेमेस्टर में मैं 2 सब्जेक्ट लेने लग जाता हूँ, एक पंचकर्म और पंचगव्य, और दूसरा ऑफ कोर्स ये योग थेरेपी कंटिन्यू होती है इसमें, क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ना, तो कंटिन्यू रहती है। इनफैक्ट 2 सेमेस्टर भी मुझे कम पड़ रहे हैं उसको पढ़ाने में ना, तो हो सकता है मुझे 1 सेमेस्टर और पढ़ाना पड़े इसको, बट अभी 2 सेमेस्टर अवेलेबल है जिसमें आपका ये पूरा हो जाएगा। क्योंकि चिकित्सा का भी एक टॉपिक है, वो भी डॉक्टर ज्योति चंदानी है, और उपवास चिकित्सा का जो विषय है वो कंजानी लेते हैं। वो फास्टिंग थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है ना, क्योंकि फास्टिंग के भी अलग अलग लेवल होते हैं ना, एक उसमें निर्जला फास्टिंग भी होती है, उसमें से फिर कि उसमें बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसमें। फास्टिंग जब आप करते हैं तो
विद इन 6 आवर्स क्या चेंजेस होते हैं, विद इन 12 आवर्स क्या चेंजेस होते हैं, विद इन 24 आवर्स क्या चेंज होते हैं, विद इन 48 आवर्स क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में, कि हाउ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी वर्क्स। जब आप कुछ खाते नहीं है उसके बावजूद भी मेटाबॉलिज्म आपका कर रहा है ना। शुरू में आपको थोड़ी सी फास्टिंग करते समय यदि आपने की है तो आपको मालूम होगा, और नहीं की है तो आप जानते हैं कि 2 दिन तक आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है ना। क्यों? क्योंकि एक तो हमको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, कोई भी चीज जो हम रेगुलरली कर रहे हैं उसको अचानक छोड़ दें तो विड्रॉल सिम्टम्स बॉडी मांगने लगती है ना खाना, क्योंकि हमको बाहर से देने की आदत पड़ गई है ना। इंटरनल सोर्सेज से उसको यूटिलाइज करने की आदत नहीं है अभी ना। तो वो जो बाहरी सोर्सेज से वो यूटिलाइज कर रही है तो वो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, उसके लिए तकलीफ होती है। तो कभी चक्कर आएंगे, कभी वीकनेस लगेगी आपको, कभी सर दर्द करेगा, यू नो, और अन्य ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं थोड़े से जो स्वाभाविक है ना। लेकिन 2 दिन का थ्रेशोल्ड लेवल आपने क्रॉस कर लिया, तीसरे दिन से आप दौड़े कूदे नाचे गाए, आपको मतलब आपको फूड से नौशिया हो जाएगा, फूड से ही नौशिया हो जाएगा, मतलब खाने की तो इच्छा जाने दीजिए, आपको फूड को देखना नहीं पसंद करेंगे आप ना। ऐसी स्थिति आ जाती है क्योंकि बॉडी ने ऑल्टरनेट सोर्स देख लिया है, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट फुल हो गई तो बॉडी प्रसन्न है ना, अभी आपका शरीर प्रसन्न है ना। अभी जब मैंने 9 दिन का फास्ट रखा था मेरठ में जाकर नवरात्रि का, तो वहां पर कुछ लोग थे जो 10-10 किलोमीटर दौड़ते थे ना 9 दिन का फास्ट के बाद भी, मतलब जस्ट टू प्रूव द केस कि उससे वीकनेस नहीं आती है। क्यों? ऑल्टरनेट फ्यूल अवेलेबल है। जब आपने सोर्स ऑफ फ्यूल पेट्रोल से आके आपने एलएनजी या सीएनजी में चेंज कर दिया उसको, तो क्या है कि वो गाड़ी तो चल रही है फुल स्पीड में ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। तो हाँ, तो इस तरह वो भी सिखाते हैं उसमें। उसके बाद और भी चीजें सिखाते हैं उसमें कि ना इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, 2 डेज फास्टिंग क्या है, ओमेड क्या है ना, 1 मील अ डे क्या है ना। ओमेड मतलब 1 मील अ डे, कि 24 घंटे में केवल आप एक बार ही खा रहे हैं ना। एक आहार भी उसमें आ जाएगा, कल जो आपने पढ़ा है अभी ना वो कल भी उसी में आ जाएगा ना। कल जो है एक आहार, किसी भी एक चीज का सेवन करना है ना, वो भी उसी में आ जाएगा। तो इस तरह के अनेक टॉपिक है वो फास्टिंग थेरेपी में आ जाएगा। तो इस तरह आप थोड़ा नॉलेज आपका एनहेंस हो, क्यूरियोसिटी है, नया सीखना है, नई चीजें जानना है, तो आप जरूर कर सकते हैं उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद।